अनाथ बहनें बनी अमीर भाई के महल की राजकुमारियां। दीदी, बहुत भूख लग रही है। मैंने घर के सारे डब्बे बर्तन छान लिए, पर कहीं पर भी खाने को कुछ नहीं है। ये आखिरी डिब्बा भी खाली है। माँ हमेशा इसमें कुछ न कुछ खाने को रखती थी, पर जब से माँ गई है हमें तो खाने को भी नसीब नहीं हो रहा। दीदी, भगवान ने हमसे हमारी माँ को क्यों छीन लिया? दोनों बहन भूख से रो ही रही होती हैं कि तभी सीमा हाथों में भंडारे का खाना लेकर आती है और अपनी बहन से कहती है, अंजू, भारती, तुम दोनों रो क्यों रही हो? तुम्हारी बहन है ना। माँ हमें छोड़कर चली गई तो क्या हुआ, मैं हूं ना। मैं तुम लोगों का पेट भरूंगी। देखो, मैं तुम दोनों के लिए भंडारे से 4 पूरियां लेकर आई हूँ। इसे हम तीनों बहन मिलकर खाएंगे। अपने सामने खाना देखकर दोनों बहनें खाने पर टूट पड़ती हैं और देखते ही देखते 3 पूरियां खत्म हो जाती हैं। अब एक पूरी देखकर उसे अपनी बहन की याद आती है और भारती अंजू के हाथ से वो लास्ट पूरी छीनकर अपनी बहन को देते हुए कहती है, अंजू दीदी खाना लेकर आई है। उन्होंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये पूरी उन्हें दे दो। दीदी, ये पूरी आप खा लो, आप भी भूखी हो। नहीं, इसे तुम दोनों ही खा लो, मैं खाकर आई हूँ। नहीं दीदी, हम जानते हैं आप हमारे बिना खा ही नहीं सकती, इसीलिए आखिरी पूरी भी आप खा लीजिए। इस तरह तीनों बहन मिलकर वो पूरी खाती हैं। अब इसी तरह आए दिन सीमा बाहर जाती और कभी भीख मांगती तो कभी लोगों से खाना मांग कर लाती। आंटी, प्लीज थोड़ा सा खाना दे दीजिए। जब से हमारी माँ इस दुनिया से गई है हम तीनों बहन भूख से तड़प रही हैं। सीमा बेटा, मैं तुम्हें 1 दिन 2 दिन तक खाना दे सकती हूँ, रोज रोज नहीं। आखिर मेरा भी परिवार है। प्लीज आंटी, आखिरी बार दे दीजिए, उसके बाद नहीं मांगूंगी। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। रात की कुछ रोटियां बच गई थी, फेंकने से अच्छा है तुम्हें ही दे दूं। पर हाँ, रोटी के अलावा और कुछ नहीं दूंगी, खाली रोटी ही खानी होगी। आप हमें कुछ भी दे दीजिए, हमें चलेगा। सीमा बड़ी मुश्किल से अपनी पड़ोस की आंटी से कुछ रोटियां लेकर घर आती है, जिसे तीनों बहन एक दूसरे के हाथ से छीन कर खाती हैं। समय यूं ही बीतता है और एक दिन सीमा अपनी तीनों बहन के साथ रोड पर खाने की भीख मांगने जाती है। अंकल, कुछ खाने को दे दो। अरे दूर हट मुझसे, मेरे कपड़े गंदे कर दिए। कैसे माँ बाप है तुम्हारी, शर्म नहीं आती उन्हें बच्चों से भीख मंगवाते हुए। अरे जब खिलाने की औकात नहीं है तो बच्चे करते क्यों हैं? अंकल, ऐसा मत बोलिए। हमारे माता पिता बहुत अच्छे थे, बस दुनिया में नहीं रहे। जब तक वो जिंदा थे उन्होंने हमें अच्छा ही खाना खिलाया था। अगर आप हमें कुछ नहीं दे सकते तो हमारे माँ बाप को गाली तो ना दे कम से कम। चल अंजू, ये बस देखने के अमीर है। इतना बोलकर भारती अंजू को अपने साथ वहां से ले जाती है और तीनों बहन रोड के किनारे बैठकर भीख मांगती हैं, पर कोई उन्हें भीख भी नहीं देता। तभी उनकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो हाथों में खाना लिए बड़ी ही खुशी के साथ जा रहा था। दीदी, ये तो वही बच्चा है ना जो हमारे साथ भीख मांग रहा था। ये खाना कहाँ से लेकर आया और देखो कितना खुश है। मैं अभी पूछ कर लाती हूँ। गोलू, अरे ओ गोलू, इधर तो आ। ये बता, तू ये खाना कहाँ से लेकर आ रहा है? और ये खाना तो काफी महंगा लग रहा है। सीमा दीदी, अपने गांव के लोग तो बहुत गंदे हैं। ये खाना मैं पास के गांव से लाया हूँ। वहाँ के राजा के बेटे का आज जन्मदिन है, इसलिए वो सभी गरीबों में खाना बांट रहे हैं। तुम भी चलो जल्दी से, भरपेट खाना मिलेगा। मैं तो खाकर भी आया हूँ और लेकर भी जा रहा हूँ। गोलू के बताने पर सीमा अपनी दोनों बहन के साथ पास वाले गांव में जाते हैं, जहां लंबी लाइन लगी थी। अब जैसे ही सीमा का नंबर आता है, खाना बंटना बंद हो जाता है। अंकल, आपने खाना बांटना बंद क्यों कर दिया? अभी तो बहुत सारा खाना रखा है। हम भी गरीब हैं, हमें भी कुछ खाने को दो। ये खाना गरीबों के लिए है, भिखारी के लिए नहीं। तुम्हें और तुम्हारी बहन को ये खाना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा खाना? क्या भिखारी गरीब की गिनती में नहीं आते? और आज हमारे जन्मदिन की दावत पर खाना बांटा जा रहा है, और किससे पूछकर तुमने खाना बंद किया? अमर अपने सैनिकों की इन हरकतों पर नाराज होता है और गुस्से में जब सैनिक के पास जाता है तो पास में रखा टेबल अमर के हाथों में लग जाता है, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। ये देख सीमा को बहुत बुरा लगता है और वो जल्दी से अपनी चुन्नी का कपड़ा फाड़कर अमर के हाथ में पट्टी बांध देती है। भैया, आप बहुत अच्छे हैं जो हमें खाना खिलाने के लिए यहाँ के सैनिकों से लड़ रहे हैं, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको चोट लगे, इसलिए आप रहने दीजिए। तुमने मुझे भाई कहा, अब से तो मेरी बहन हो। तुमने मेरे जख्म पर पट्टी बांधी। अगर मेरी बहन होती तो आज शायद वो भी मेरे लिए ऐसा ही कुछ करती। और मैं यहाँ का राजा हूं और ये मेरा फर्ज है कि यहाँ आए सभी लोगों को खाना मिले। इतना बोलकर अमर अपने सैनिकों को हटाकर खुद उन तीनों बहनों को खाना देता है। ये देख उन तीनों बहन को बहुत अच्छा लगता है।
कुछ देर बाद अमर के पिता राजा विक्रम वहां आते हैं और अपने बेटे को काम करता देख वहां खड़े सभी सैनिकों को फटकार लगाते हैं। ये क्या हो रहा है? यहाँ तुम लोगों के होते हुए मेरा बेटा काम कर रहा है। भूल गए क्या कि ये इस प्रजा का राजा है? पिताजी, हमारे सैनिक बहुत भेदभाव करते हैं, इसलिए मैंने ये जिम्मा खुद उठाया है। अगर ऐसा है तो इन सैनिकों को दंड मिलेगा और इनका दंड यह है कि आज ये भूखे रहेंगे। उन तीनों बहन को राजा का न्याय बेहद पसंद आता है और वो तीनों बहन खाना लेकर अपने गांव वापस आ जाती हैं, जहां वो पेट भरकर खाना खाती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब काम की तलाश में सीमा अपनी दोनों बहनों के साथ राज दरबार जाती है। और तभी वहां अमर अपने घोड़े पर सवार होकर राजमहल से निकल रहा होता है, पर अचानक से राजा अमर का घोड़ा अपना बैलेंस खो देता है। सोना तुम्हें क्या हो गया? काबू में आओ, अरे हमें चोट लग सकती है। इतना बोलकर अमर घोड़े को काबू में लाने के लिए उसे चाबुक से मारता है और ये देख सीमा राजा अमर से कहती है, नहीं भैया, आप इस घोड़े को मत मारो। इस घोड़े के सामने सांप है, इसीलिए ये अपने आपे से बाहर हो गया है। मैं अभी सांप को भगा देती हूँ और आपकी मदद करती हूँ। सीमा अपनी जान पर खेलकर एक बड़े डंडे से सांप को भगाती है और कुछ ही देर में घोड़ा शांत हो जाता है। अब अमर घोड़े से उतरकर सीमा से कहता है, एक बार फिर से तुमने मेरी जान बचाई। आखिर तुम कौन हो और अपनी दो बहन के साथ ऐसे क्यों भटकती हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? भैया, हम तीनों बहन अनाथ हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए हम तीनों बहन खाने की तलाश में इधर से उधर भटकते हैं। पर अब खाना जोड़ पाना मुश्किल है, इसीलिए मैं काम की तलाश में हूँ। यहाँ हम खाने की तलाश में आए थे, पर खाना न मिलने की वजह से मैंने सोचा कि काम मिल जाए और तभी मेरी नजर आप पर पड़ गई। जैसे तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम अनाथ हो, वैसे ही मेरी बहन नहीं है। क्या तुम तीनों मेरी बहन बनोगी? इस तरह अमर उन तीनों को अपनी बहन बनाकर राजमहल के अंदर ले जाता है। तीनों बहन राजमहल को देखती हैं और बड़े बड़े दरवाजे, सोफे, गद्दे, सामान, शावर, पार्क, शाही शासन, ये सब देखकर हैरान हो जाती हैं। और ये सब देखकर राजा विक्रम भी दंग रह जाता है और इन तीनों बहन को वहीं रोक अपने बेटे से कहता है, पुत्र अमर, ये तुम क्या करने जा रहे हो? कौन है ये तीन लड़कियां जिसे तुम राजमहल के अंदर ले आए? पिताजी, आप तो जानते हैं ना कि मुझे एक बहन चाहिए थी और इन तीनों ने एक बार नहीं 2 बार मेरी मदद करी है, इसलिए आज से ये 3 अनाथ बहनें मेरी बहन हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम राह चलते किसी भी लड़की को न तुम्हारी बहन मानते हैं और ना ही हम उन्हें इस राजमहल में रहने की आज्ञा दे सकते हैं। ठीक है पिताजी, अगर आप हमारी 3 अनाथ बहनों को इस राजमहल में जगह नहीं दे सकते तो हम भी अपनी बहनों के साथ ये राजमहल छोड़कर जा रहे हैं। इतना बोलकर वो अपनी तीनों अनाथ बहनों का हाथ पकड़ता है और राजमहल से जाने लगता है। ये देख राजा विक्रम परेशान हो जाता है और अपने बेटे को रोकते हुए कहता है, नहीं अमर, तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकते हम। तुम्हारी मां भी इस दुनिया में नहीं है, हमारा तुम्हारे अलावा और है ही कौन? अगर तुम भी चले गए तो इस राजमहल को और प्रजा को कौन संभालेगा? हमें भी बेटी की चाहत थी, तुम भी एक बहन चाहते थे और भगवान ने तुम्हें 3 बहन दे दी, इसलिए हम तुम्हारी इन 3 अनाथ बहनों को अपनाते हैं। आज से ये तीनों बहन इसी राजमहल में रहेंगी। दीदी, आपने सुना? अब से हम तीनों बहन इसी राजमहल में रहेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे और अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। हाँ मेरी बहन, अब से तुम यहीं रहोगी और राजकुमारी की तरह जिंदगी जियोगी। अब से तुम भी इस राजमहल की रानियां हो। इस तरह 3 अनाथ बहन को राजमहल में रानी बनने का सुख मिलता है और अगले ही दिन से वो तीनों बहन रानियों की तरह कपड़े पहनती हैं और राजमहल में राज करती हैं। दासी, राजमहल में सभा बैठी है, हमारी 3 बहनों को भी बुला लो। हम बिना उनकी सलाह मशवरे के कोई फैसला नहीं लेंगे। भैया, हमें बुलाने के लिए आपको दासी भेजने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपकी तीनों बहन आ गई हैं। हम पहले राज्यसभा की सभा संभालेंगे और उसके बाद एक साथ भोजन ग्रहण करेंगे। आज तो माँ जी मेरे हाथ का नॉन वेज लेग पीस खाकर खुश हो जाएंगी। वाह, मेरे बनाए दाल मखनी की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। आज तो इसे नान से खाकर उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। दोनों बहुएं अपने बनाए खाने की तरफ देखते हुए चलती हैं कि आपस में टकरा कर गिर जाती हैं, जिससे उनकी सब्जी भी गिर जाती है। ओई माँ, मेरी कमर। दीदी, आप ध्यान से देख कर नहीं चल सकती थी, आपने मेरे बनाए खाने को गिरा दिया। दैया रे दैया, मेरी कमर तोड़ दी। मैं क्यों देख कर चलूं, तुम्हें चलना चाहिए था।
मैंने तुम्हारे खाने को नहीं गिराया, तुमने मेरे खाने को गिरा दिया और बर्बाद कर दिया। पता भी है कितनी मुश्किल से बनाकर लाई थी। तुम चाहती ही नहीं हो कि माँ जी पापा जी मेरे हाथ का खाना खाकर खुश हो जाएं। अच्छा, ये बात तो मुझे आपसे कहनी चाहिए थी कि आप खुश नहीं हो। रसोई अलग करके भी आप मेरे से लड़ती रहती हो। यही तो मैं बोल रही हूँ, रसोई मैंने अलग कर ली है, तब भी तुम मेरे खाने के पीछे पड़ी हो। आखिर क्यों देवरानी जेठानी छोटी सी बात के लिए इतना झगड़ रही थी, और ऐसी क्या वजह रही कि दोनों की रसोई अलग हो गई? पूरी बात जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां पर घर की बड़ी बहू आरती बढ़िया बढ़िया शाकाहारी स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर अपने ससुराल वालों को हमेशा खुश रखती थी। आज शाम के खाने में आरती ने राज कचौड़ी, पालक पनीर, सोया चाप, पूरी बनाई थी, जिसकी खुशबू से ही घर वाले कहते हैं, आहा, वाह बहू वाह, मुझे तो खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि रुका ही नहीं जा रहा। जल्दी से बहू खाना परोस दे। बहू, सबसे पहले मेरी प्लेट में डाल, फिर अपने ससुर जी की प्लेट में खाना रखना। अरे माँ जी पापा जी चिंता मत कीजिए, मैं दोनों को ही साथ में खाना परोस देती हूँ। भाभी, अपने तेवर को मत भूलना। सबसे पहले मुझे राज कचौरी दे दीजिए, मेरी फेवरेट है। हाँ हाँ, ये लो। आप सब तो रुकेंगे नहीं, इसलिए राज कचौरी की मैंने पहले ही प्लेटिंग कर ली थी। आइए सब एक साथ खाते हैं। सब खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। वाह बहू, बहुत बढ़िया खाना बनाती हो। कहीं तुम्हारे इस अच्छा खाना बनाने की वजह से हमारी आदत न खराब हो जाए और हम भुक्कड़ मोटे ना हो जाए। बिल्कुल सही बोला पापा आपने। तुम्हें पता है आरती, ऑफिस में तुम्हारे हाथ का लंच खाकर मेरे कलीग काफी खुश हो जाते हैं। मेरे लिए नहीं बचता कभी कभार तो। ठीक है, अब से मैं एक्स्ट्रा खाना रख दिया करूंगी। ऐसे ही सब आरती के बने खाने को खाकर खुश रहा करते थे और आरती भी गुनगुनाते हुए खाना बनाती है। मैंने पायल है छनकाई, अब तो आ जाओ हर जाई, मेरी सांसों में तू है बसा, ओ सजना आ जाना अब तरसा। आहा, मेरी बहू गुनगुना रही है, लेकिन आदत डालो क्योंकि इस रसोई में अब तुम्हारी देवरानी भी आने वाली है, तो तुम्हें रसोई को बांटना पड़ेगा। बांटना पड़ेगा तो बांट लूंगी माँ जी, हम दोनों प्यार से इस रसोई में खाना बनाएंगे और आप सबको खिलाएंगे। हाँ बिल्कुल। कुछ दिनों में रमेश की शादी शोभा नाम की लड़की से हो जाती है और पहली रसोई में वेजिटेरियन खाना बनाकर सबको खुश कर देती है, लेकिन रात के डिनर में नॉनवेज बनाकर डाइनिंग टेबल पर वो रख देती है, जिसे देखते ही ससुराल वाले पागल हो जाते। उनके मुंह से पानी टपकने लगता और अजीब खाने की महक से आरती अपनी नाक बंद कर लेती है। ओहो, ये तुमने इतना तेल वाला क्या बनाया है? इतना अजीब सा दिख रहा है, मुझे बहुत बदबू आ रही है। शोभा, क्या है ये? अरे बहू, छोटी बहू ने चिकन लेग पीस बनाया है और इसके साथ खमीर वाली रोटी। आहा, मजा आ गया। आज तो नॉन वेजिटेरियन खाना खाएंगे हम। हाँ, मैं भी कब से तरस रही थी नॉन वेज खाना खाने के लिए, आज आखिर बन ही गया। शोभा, जल्दी से परोस दो। मुझे पता था आप सब लोगों को नॉनवेज खाना बहुत पसंद आएगा, इसलिए मैंने तो चिकन लेग पीस, चिकन कोरमा, चिकन लबाबदार, तंदूरी चिकन। हे भगवान, आप सब लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, लेकिन मैं तो हमेशा वेजिटेरियन खाना बनाती थी और आप सब लोग मजे से खाते थे। आज अचानक से नॉनवेज कैसे? अरे भाभी, आप वेजिटेरियन खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन हम तो नॉनवेज भी खाते हैं। आपने कभी बनाया नहीं तो हमने भी कभी जिक्र नहीं किया। लेकिन अब शोभा बनाया करेंगी तो हम खाया करेंगे। हाँ बहू, आ जा, तू भी बैठ। छी 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 छी, मैं शाकाहारी फैमिली से हूँ, नॉनवेज खाना बनाना तो दूर, मैं देख भी नहीं सकती, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। आप सबको खाना है तो खाइए। ओहो, तुमने तो रसोई भी अशुद्ध कर दी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अच्छा, तुम अपना बनाया हुआ वेजिटेरियन खाना खा लो, हम सब नॉनवेज खाना खाकर बात करते हैं। देखो खाना ठंडा हो रहा है, शोभा को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। आरती अपने कमरे में जाकर खाना खाती है कि उसका खाना खाने का भी मन नहीं करता और परेशान होकर कहती है, हे भगवान, इस शुद्ध घर की रसोई में नॉनवेज खाना बन गया। अब तो मैं पूजा पाठ भी नहीं कर पाऊंगी और खाना कैसे खाऊंगी? मेरी फैमिली तो नॉन वेजिटेरियन निकली और मैं वेजिटेरियन, अब क्या होगा? लगता है अब सब लोग छोटी बहू के हाथ का रोज नॉनवेज खाना खाएंगे और मेरे हाथों का कोई नहीं खाएगा। नहीं, मैं उस रसोई में खाना नहीं बनाऊंगी, मुझे तो अपनी अलग अलग रसोई चाहिए। बस मुझे माँ जी पापा जी से बात करनी होगी। सबके खाना खाने के बाद देवरानी नॉनवेज के बर्तन सिंक में रख देती है।
दीदी मैंने खाना बनाया था, रसोई साफ कर दी है, आप बर्तन साफ कर दीजिए, हम दोनों काम बांट कर करेंगे तो सही रहेगा। क्या बोला तुमने? मैं ये नॉनवेज के बर्तन साफ करूंगी? तुमने सोचा भी कैसे? डाइनिंग टेबल पर समझ नहीं आया क्या कि मैंने क्या बोला? तुम बर्तन साफ करवाने की कह रही हो, मैं इस रसोई में खाना नहीं बनाऊंगी। माँ जी, पापा जी, यहाँ पर आ जाइए, मुझे ये रसोई अलग चाहिए। जेठानी जी, रसोई में वेज और नॉन वेज खाना बनाना आजकल कॉमन है, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? तुम्हारे लिए नॉर्मल बात होगी, मेरे लिए हाइपर ही है, क्योंकि वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, और मैं नॉन वेज वालों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तभी दोनों की लड़ाई की आवाज सुन घर वाले रसोई में आ जाते हैं और दोनों बहू को शांत कराते हैं। क्या हो गया बहू, तुम दोनों क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, मुझे अलग अलग रसोई चाहिए, मैं इस नॉनवेज वाली रसोई में खाना नहीं बनाऊंगी। अभी मेरा फाइनल डिसीजन है। नॉनवेज खाना खाकर आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। अरे बहू, इसमें धोखे वाली कोई बात नहीं है। तूने कभी नॉनवेज बनाया नहीं, न हमने जिक्र किया। अब छोटी बहू बना रही है तो हम खाएंगे ही, पर तुझे जैसे कि अलग रसोई चाहिए तो हमारे घर में एक चूल्हे वाली रसोई है, तू उस रसोई को ले ले। ठीक है पापा जी, अब से मैं उस रसोई में खाना बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ के तो बर्तन भी नॉनवेज के हो गए हैं। एज यू विश दीदी। शोभा अपनी रसोई में नॉनवेज खाना बनाती है और आरती चूल्हे वाली रसोई को साफ कर नई शादी के बर्तन निकाल लेती है। जहाँ खिड़की के पास थोड़ी जगह थी तो वहाँ मिट्टी और सब्जी के बीज डालकर कुछ सब्जी भी उगा लेती है। जब तक वह सब्जियां उग नहीं जाती तब तक आरती बाहर की सब्जी लाकर खाना बना देती है और अपने सास ससुर को अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। लेकिन तभी शोभा भी चिकन दम बिरयानी, चिकन शोरमा लाकर घर वालों को दे देती है। नॉनवेज खाना तो सब खा लेते हैं, लेकिन वेजिटेरियन खाने को कोई छूता भी नहीं है। ये देख आरती को गुस्सा चढ़ जाता है। शोभा, तुम जो कर रही हो तुम्हें ये बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा, इसलिए अपनी फालतू की हरकत करना बंद कर दो। तुम्हारे नॉनवेज बनाने की वजह से किसी ने भी मेरे वेज खाने को नहीं छुआ। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आपको नॉनवेज बनाना आना चाहिए तो उन्हें नॉनवेज बनाकर खिला देती, तो वो मेरे हाथ का नहीं खाते। मैं क्यों खिलाऊं? मैं वेज खिला रही थी तब भी वो खुश ही थे। हाँ तो ठीक है ना दीदी, मुझसे लड़ने के बहाने मत ढूंढो। अब रसोई अलग कर चुकी हो, वैसे भी मैंने माँ जी से पूछ कर बनाया है, आपको भी पूछ कर ही वेज बनाना चाहिए। बस करो आरती, तुम वेजिटेरियन ही खिलाती थी, अब वो नॉनवेज बना रही है तो शांत रहो और खाने दो। शोभा, शोरमा और देना। हाँ ठीक है, मैं ही गलत हूँ ना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आरती रोते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन ससुराल वाले मजे से देवरानी के हाथ का नॉनवेज खाना खाते हैं। दिन गुजरते हैं, कभी वह वेजिटेरियन खाना खाते हैं, कभी नॉन वेजिटेरियन। एक शाम दोनों खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखी रही होती हैं, इतने में उनकी टक्कर हो जाती है और दोनों का वेज और नॉन वेज गिर जाता है। शोभा, तुम्हें अकल नहीं है क्या? तुमने जानबूझकर रसोई अलग होने के बाद भी मेरा खाना खराब किया है ना? दीदी, ये चीज तो मैं भी आपको बोल सकती हूँ। छोड़ो, तुमसे बात करना ही बेकार है। लड़ झगड़ कर दोनों चली जाती हैं। आरती की रसोई में उसकी सब्जी उग गई थी, जिससे वह ताजी सब्जियों का खाना बनाकर अपने सास ससुर को देती है, तो घर वाले उसका खाना छोड़ नॉनवेज खा लेते हैं। और जब नॉनवेज वाली बहू खाना बनाकर लाती है तो वेज वाली का खा लेते हैं, नॉनवेज छोड़ देते हैं, जिससे शोभा बोलती है, पापा जी आपको पता भी है चिकन वगैरह 200-300 रुपए किलो आता है, मेरा इतना महंगा खाना आपने वेस्ट क्यों किया? दीदी तो फ्री की सब्जी अपनी रसोई में उगा लेती है, उनका खाना क्यों खाया? आपने मेरी मेहनत बेकार कर दी। अच्छा, मेरी मेहनत की उगाई सब्जी बेकार हो जाए वो कुछ नहीं। अरे बस करो तुम दोनों लड़ना, तुम दोनों का खाना खा लेंगे, अब से बेकार नहीं करेंगे। रात को दोनों बहू वेज और नॉनवेज बना देती हैं। दोनों के पति उनका बनाया हुआ खाना खाते हैं और सास ससुर एक साथ वेज और नॉनवेज खाते हैं। ओवर ईटिंग से सास उल्टी कर देती है और ससुर के पेट में दर्द होने लगता है। तभी बेटे डॉक्टर को बुलाते हैं और वह चेकअप करके ज्यादा खाने की वजह पूछता है, तो बेचारे सास ससुर सब कुछ बता देते हैं। बताइए डॉक्टर साहब, हम क्या करते? हम दोनों बहू को दुखी भी तो नहीं कर सकते थे ना। अलग रसोई के बाद भी ये हाल है। देखिए, मुझे आपके फैमिली मैटर में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन दोनों बहू इतना ज्यादा खाना बना ही क्यों रही हैं कि आप लोगों को सोचना पड़े कि किसके हाथ का खाएं किसका नहीं। एक टाइम आप वेजिटेरियन बहू के हाथ का खाना खा लीजिए, दूसरे टाइम नॉनवेज खाना खा लीजिए, जिससे लड़ाई भी नहीं होगी, सब कुछ मेंटेन रहेगा। ज्यादा खाना खाकर तबीयत खराब मत कीजिए। आप दोनों समझ रही है ना, इस एज में इनको खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। सॉरी डॉक्टर, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। जी डॉक्टर, सॉरी माँ जी, पापा जी, अब से हम नहीं लड़ेंगे।
इस तरह दोनों बहू सुलह करके एक एक टाइम नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन खाना बनाती हैं, जिसके बाद सभी शांति से रहने लगते हैं।